वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट और हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई कर रहे थे। उसका एक मेरा एप्लीकेशन पार्ट हो गया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन कि मेरे पास कौन कौन से कार्बोकैटायंस इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर मेरे पास ज़्यादा स्टेबल होते हो, कौन कौन से मेरे पास कम स्टेबल है। तो आज का जो मेरे पास सेकेंड एप्लीकेशन है, मैं बताने जा रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट का कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ठीक है, आप हेडिंग डाल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बेनाइन क्या होता है इसको पहले एक मिनट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे आपको बताया गया था मेरे पास कार्बोकैटायन क्या था। अगर किसी कार्बन पर 3 बॉन्ड है या मोस्टली 2 बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम लोग बोलते थे कार्बोकैटायन। इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास कोई कार्बन है उसमें मोस्टली 3 बॉन्ड्स होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव चार्ज, तो ऐसी स्पेसीज, ऐसे इंटरमीडिएट, एक प्रकार का ये इंटरमीडिएट होता है जो रिएक्शंस के बीच में मोस्टली बनता है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर बस इतना डिफरेंस है कि जो मेरे पास कार्बोकैटायन था उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ था और यहाँ पे मेरे पास जो कार्बेनाइन है उस पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए बता दूं कि भाई यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हो सकते हैं कि या तो -I के लगे होंगे या तो हो सकता है +I के लगे होंगे, इनमें से कुछ ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, अच्छा आप देखिए इस जगह पर नेगेटिव चार्ज है। एक पॉइंट मैं बता दूं, अगर कहीं पर कोई भी चार्ज अगर होता है और अगर वो चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, मतलब कहीं पर भी कोई चार्ज है अगर इंक्रीज़ करता है तो हमेशा जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। मतलब अगर चार्ज बढ़ेगा तो आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो डाउन हो जाएगी। तो कोशिश करें कि यहाँ जो निगेटिव चार्ज है ये और घट जाए। ठीक है, निगेटिव मतलब एक्सेस हो गया है, तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऐसे लग जाए जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा कर ले। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। पहले तो आप इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखिए कि अगर कहीं पर कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर वो बढ़ता है, अगर मेरे पास कोई भी चार्ज अगर वो इंक्रीज़ होता है तो हमेशा स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कार्बेनाइन होता है उस पे होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस चार्ज हो गया। तो अगर मैं सोचूं यहाँ पर जो ग्रुप लगे हों +I या माइनस में कौन सा हो, तो अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होंगे, अगर ये तीनों लगे हुए ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होंगे तो यहाँ के निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रा करके यहाँ के चार्ज को ये डिक्रीज़ कर देंगे। और चार्ज अगर डिक्रीज़ हो गया तो उसका उल्टा स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। अगर कहीं पर मेरे पास चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है, इसका उल्टा है, तो वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, अगर कहीं पर चार्ज डिक्रीज़ होता है तो जो स्टेबिलिटी है वो भाई मेरे इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाले जो मेरे पास ग्रुप होते हैं वो सब -I वाले होते हैं। ठीक है, -I वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं और जो +I वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यानी कुल मिला के जो मेरे पास स्टेटमेंट जनरलाइज बनेगा वो ये होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन is directly proportional to -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। जस्ट उल्टा स्टेटमेंट है। जो स्टेबिलिटी हम लोगों ने कार्बोकैटायन में देखी थी उसका जस्ट यहाँ पर रिवर्स हो गया। मतलब अगर -I ग्रुप लगेगा तो वो ग्रुप जो होगा इस पर्टिकुलर कार्बन में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा कर लेगा और यहाँ के नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सीधा स्टेटमेंट भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I। मतलब -I लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, +I लग जाएगा, जितने ज़्यादा +I लगते जाएंगे उतना ही कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जितने ज़्यादा -I लग जाएंगे उतने ज़्यादा आपकी जो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। और मैं आपको -I के भी सारे ग्रुप बता चुका हूँ, +I के भी बता चुका हूँ, उनके ऑर्डर भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है मेरे पास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। तो इसका कार्बेनाइन का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइन, अरेंज द फॉलोइंग
कार्ब एनायन into increasing order of stability मैंने अपना पहला कार्बन लिखा, कार्बन लिखा, और यहाँ पर मैंने सब तरफ H लगा लिए, सब तरफ मैंने क्या लगा लिए H, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, ये 0 डिग्री का कार्बन आयन है। फिर यहाँ पर मैंने कार्बन लिख के इस जगह मेथिल कर दिया, यहाँ पर मैंने दोनों H लगा लिए, यहाँ पर लोन पेयर हो गया, ये भाई मेरा 1 डिग्री का कार्बन आयन हो गया। फिर कार्बन पे मैंने 2 तरफ मेथिल लगा लिए, मैंने 2 तरफ मेथिल कर लिए, और एक तरफ मैंने H रखा, ये मेरे पास 2 डिग्री का कार्बन आयन हो गया। फिर कार्बन पे मैंने 3 मेथिल ग्रुप्स अटैच कर दिए, और विद लोन पेयर तो वहाँ रहेगा, तो ये मेरे पास 3rd डिग्री का कार्बन आयन है। इसको मैं 0 डिग्री का कार्बन आयन मान रहा हूँ, ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, और ये मेरे पास 3rd डिग्री का है। और इन चारों को मेरे को अरेंज करना है, बताना है कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और मेरे पास कौन सा कम स्टेबल। तो मैंने बताया यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो निगेटिव है, और जितना ज़्यादा यहाँ पर प्लस आई लगेगा उतना स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और आपको एल्काइल ग्रुप का नेचर पता है, मैंने आपको बता रखा था, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, एल्किल ग्रुप, ये सब किसके एग्जांपल्स होते हैं मेरे पास, प्लस आई के। और जितना ज़्यादा मेरे पास प्लस आई ग्रुप लग जाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, जितने ज़्यादा मेरे पास प्लस आई लग जाएंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होने वाली है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो 3rd डिग्री वाला है उसमें 3 मेरे पास क्या लगे, प्लस आई ग्रुप। तो ये तीनों ग्रुप में ये तीनों मेथिल मिल करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और यहाँ के चार्ज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। चार्ज बढ़ा देंगे तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे जो कम स्टेबल है जो कार्बन आयन है और जो कार्बोकैटायन है, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स चलता है। जो ऑर्डर कार्बोकैटायन का होगा उसका रिवर्स ऑर्डर जो होता है वो कार्बन आयन का होता है। नीट IIT के लिए सफिशिएंट बातें बताई जा रही हैं। तो सबसे कम स्टेबल यहाँ पे 3rd डिग्री का होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री का होगा, उससे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री का होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल 0 डिग्री। तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो ये इसका जनरलाइज ऑर्डर है, ठीक है। एक तो ये सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं अपना एक सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मेरे को पता है कार्बन आयन में देने वाला हूँ, मेरे को पता है मैं कार्बन आयन देने वाला हूँ, वहाँ पर मैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर मैनेज करूँगा, ठीक है। तो मैंने कार्बन लिखा, कार्बन पे मैंने 3 हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए, और यहाँ पर लोन पेयर ये पहला कार्बन आयन है। फिर मेरे पास C लिख के मैंने CF3 कर लिया, यहाँ पर भी, इधर भी मेरे पास CF3 हो गया, इधर भी मेरे पास CF3 हो गया, और यहाँ पर लोन पे ये मेरे पास सेकंड कार्बन आयन है। और बस एक और लूँगा, C पे यहाँ मेरे पास CCl3 कर लिया, मेरे पास यहाँ पर भी CCl3 हो गया, यहाँ पर भी मेरे पास CCl3 हो गया। ये मेरे पास तीसरा कार्बन आयन, और इन 3 कार्बन आयन्स को मेरे को अरेंज करना है। इसको मैं नाम A दे रहा हूँ, इसको मैं नाम B दे रहा हूँ, इसको मैं नाम C, तो मैं ऑर्डर यहीं अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो ग्रुप्स लगे हैं, बस हाइड्रोजन के पास कोई विशेष इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सबसे कम प्लस आई इफेक्ट वाला है। मगर जो CF3 लगा है ये -I शो करता है, ये जो CF3 लगा है ये भी -I शो करेगा, ये जो CCl3 लगा है ये भी क्या शो करेगा, -I। तो मैंने बताया था जितना ज़्यादा -I लगेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मेरे पास -I लगेगा उतना ही ज़्यादा कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करने वाली है। और जितना अधिक स्ट्रॉन्ग -I लगेगा, आपको अच्छी तरह पता है कि CF3 जो है उसका जो -I का ऑर्डर वो मैंने बताया था ज़्यादा होता है। तो इन तीनों में सबसे जो ज़्यादा स्टेबल होने वाला है वो B है, क्योंकि इस माइनस चार्ज को तीनों CF3 मिलके अच्छे से विड्रॉ कर लेंगे, इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल B है। B के बाद जो स्टेबल आपका C आएगा, और सबसे कम स्टेबल मेरे पास A आ जाएगा। तो ये मेरे पास ऑर्डर बन जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
स्टेबिलिटी। तो इस तरह से मेरे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन भी मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं अपना यहाँ पर थर्ड पॉइंट बता रहे आ रहा हूँ। थर्ड मेरे पास एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड, है ना। मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है वो मेरे पास है एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड। मोस्टली ऑर्गेनिक होता है मगर कभी कभी इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई करूँगा। ठीक है, एसिडिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक सिंपल पैटर्न में थोड़ा एसिडिटी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास एसिडिटी क्या है, कोई एटम ए है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर एसिडिटी थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हाइड्रोजन अटैच्ड है तो अगर ये H+ बहुत इमिडिएटली बाहर निकला जा रहा है, अगर H+ के फॉर्म में निकल रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये ग्रुप अपनी तरफ अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रा करे और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कुल मिला के ये जो ग्रुप लगा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने वाला चाहिए। मतलब अगर ये -I ग्रुप लगा हुआ तो कहीं ना कहीं, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर ये ग्रुप -I लगा हुआ तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा और इस H+ को निकलने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इस वजह से जो एसिडिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी का उल्टा कर लेते हैं। अगर मेरे पास +I लग गया, अगर मेरे पास लगा हुआ ग्रुप +I हो गया तब तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन माइनस रिलीज करेगा इस प्लस को बल्कि रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। मतलब सीधी सी बात है, स्टेटमेंट बना सकते हैं एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड is directly proportional to the -I effect and inversely proportional to the +I effect। ठीक है, एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड ये -I इफेक्ट के क्या होती है, ये मेरे पास डायरेक्टली होती है और +I के इन्वर्सली होती है। हाँ, अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा पीरियोडिक टेबल में ये पॉइंट पीरियड में लग जाएगा मगर ग्रुप में आप नहीं लगाएंगे। ग्रुप में एसिडिटी के लिए साइज देखा जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखी जाती। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट बोलता हूँ, हो सकता है ध्यान से ना सुने आप, कि अगर ये आप किसी इनऑर्गेनिक एसिड के लिए लगाते हैं तो वहाँ पर आप पीरियड में मतलब लेफ्ट टू राइट तो लगा सकते हैं, टॉप टू बॉटम में एसिडिटी के लिए ऑर्डर नहीं लगता। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर का पहला क्वेश्चन है वो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर द गिवन एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल मेथेन दिया है, मेरे पास सेकेंड मॉलिक्यूल अमोनिया दिया है, मेरे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल H2O दिखा है और मेरे पास एक मॉलिक्यूल HF लिखा है। ठीक है, अब इन चार मॉलिक्यूल्स को मेरे को अरेंज करना है। मैं सीधा पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का ले रहा हूँ, तो मैंने बता दिया इनऑर्गेनिक में जब आप इस चीज़ को लगाएं, वेरी करें, तो आप क्या करेंगे, पीरियड के अकॉर्डिंग तो ये जाएंगे, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग आप नहीं जाएंगे। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी बन जाएगी, -I जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी ज़्यादा होगी। अब इन चार कंपाउंड में बताना है तो मैं चारों के स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। CH4 मेरे पास इस तरह से होगा, C पे मेरे पास 4 H लगे हैं, मान लेता हूँ इस H की एसिडिटी की बात हो रही है। अमोनिया में मेरे पास 3 H लगे हैं, मान लिया कि इस वाले H की एसिडिटी की बात हो रही है। पानी में मेरे पास 2 H लगे हैं, मान लिया इस वाले H की एसिडिटी की बात हो रही है। और HF में आप क्या मानेंगे, आपके पास एक ही H है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करें कार्बन के पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी बात करें, दूसरा नाइट्रोजन के पास जो है उसके इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, जो ऑक्सीजन है उसके पास इंडक्टिव इफेक्ट और फ्लोरीन के पास इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने कहा था कि देखो भाई, जितना ज़्यादा -I इफेक्ट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा -I इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही एसिडिटी आपकी कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाली है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन हो, ये ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन। आपको अच्छी तरह पता है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में चारों के चारों ये जो -I शो कर, मतलब ये कार्बन तो बल्कि +I शो करेगा, बल्कि उल्टे में चले जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग यानी -I पावर सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन के पास भी -I इफेक्ट है, ऑक्सीजन के पास भी -I इफेक्ट है मगर फ्लोरीन से कम है। नाइट्रोजन के पास भी -I इफेक्ट है मगर वो ऑक्सीजन से भी क्या है, कम है। और बल्कि कार्बन के पास तो हम बोल सकते हैं एल्किल ग्रुप है तो ये +I इफेक्ट है। तो -I जिसका ज़्यादा होगा
उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ऑर्डर बन जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मेरे पास HF हो जाएगा, उससे वीक एसिड मेरे पास H2 हो जाएगा, उससे वीक एसिड मेरे पास NH3 हो जाएगा और सबसे वीक एसिड मेरे पास CH4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इनऑर्गेनिक में पीरियड के लिए मैंने पहले बोल दिया कि पीरियड पे आप अप्लाई करेंगे, ग्रुप पे आप इसको जैसे HF HCl HBr HI पे अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए साइज देखते हैं, वो देखेंगे बाद में, एसिड बेस चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया कि मैंने कहा फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा है। फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जिसकी जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका उतना ही ज़्यादा मेरे पास माइनस आई इफेक्ट होगा, और जिसके पास एसिडिटी भाई माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। अब मैं अपना अगला क्वेश्चन लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाऊँगा। अब मेरे को पीरियड वगैरह नहीं देखना क्योंकि उसमें CHO यही सब घूम फिर के आते हैं, ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया, मेरे को दिया गया एक मॉलिक्यूल है मेरे पास मेथिल अल्कोहल है और एक मेरे पास मॉलिक्यूल दे रखा है फॉर्मिक एसिड। मेरे को बता रहा है इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में मेरे को कंपेयर करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। भाई आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंदाजी गुद्दे से इस तरह से मत लगाइए, आप थोड़ा समझ के काम करिए, ठीक है। मेरे को इन दोनों को एक्सप्लेन करना भाई कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो मैं अपने माइनस आई अभी मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई कर रहा हूँ और एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जरा मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। मेथिल अल्कोहल मेरे पास इस तरह से होगा, ये ऑक्सीजन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन, इस H के एसिडिटी की बात चल रही है, ठीक है भाई। और मेरे पास फॉर्मिक एसिड ऐसा होगा HC≡O और यहाँ मेरे पास O है, ये मेरे पास H, इसकी एसिडिटी की बात चल रही है, ठीक है। अब मेरे को बात करना है इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक क्या है। तो भाई ये H है, तो मैं इस सिस्टम पे कंसंट्रेट करूँगा, दोनों में ये क्या है। दोनों में देख लीजिए, यहाँ तक तो सिस्टम कॉमन चल रहा है, देखिए भाई यहाँ तक तो सिस्टम कॉमन चल रहा है, तो उसके बाद ही डिफरेंस जनरेट हुआ है। अब जरा इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें, आप इस मेथिल अल्कोहल के कार्बन को देखें तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। इस वजह से इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। मगर यहाँ पे देखेंगे फॉर्मिक एसिड वाले में तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। इस वजह से इसका जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेरे पास sp2 है। और आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया गया होगा कि अगर कोई कार्बन ऐसा है जिसके पास जो sp हाइब्रिडाइज है तो उसके पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, उससे कम sp2 का होता है, उससे कम sp3। मतलब कुल मिला के sp2 वाले का जो माइनस आई इफेक्ट है, sp2 वाले का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा है और sp3 वाले के पास जो माइनस आई इफेक्ट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। अगर यही कोई sp कार्बन का होता, अगर यही कोई sp कार्बन का होता तो मैं बोलता भाई उसके पास और अधिक माइनस आई इफेक्ट आ जाता, ठीक है। फिलहाल ऊपर जरा स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए कि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगने वाला होगा, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगने वाला होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रा करके H+ को निकलने में वो हेल्प करेगा। तो ये जो sp2 कार्बन वाला है इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है और जो sp3 वाला है इसका माइनस आई इफेक्ट कम है। इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर अपनी तरफ ये ज़्यादा है और इसकी बहुत क्या है, कम है। इस वजह से जो फॉर्मिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है और जो मिथाइल अल्कोहल का जो OH का H है वो कम एसिडिक। मतलब मिथाइल अल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक इन कंपेयर टू मेरे पास जो है वो फॉर्मिक एसिड। ये बात क्लियर हो पा रही है। मतलब मेरे पास जो फॉर्मिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है इन कंपेयर टू मेरे पास यहाँ पर हो गया मेथिल अल्कोहल। ये बात समझ में आती है आपको। अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे अप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो मेरे पास जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन अप्लाई करने वाला हूँ, मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरे पास सेकंड नंबर था तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाई करता हूँ। इसी एसिडिटी का मैं क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही जो हैं इन्हीं को आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, नीट ITG में क्वेश्चंस ही आने वाले, ठीक है। अब मेरे को एक दिया गया है फॉर्मिक एसिड दिया गया है HCOOH और उसके बाद मेरे पास दे रखा है CH3COH, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करना है
कि भाई फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में मेरे पास ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। क्या पहले दोनों के स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, कोई सॉल्ट ट्रिक्स यहाँ पर आप ज़्यादा अप्लाई ना करें। ठीक है, मैं दोनों के स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड में H हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर हो गया O सिंगल बॉन्ड H। कार्बोक्सिलिक एसिड के H की एसिडिटी की बात चल रही है। और ये मेरे पास हो गया CH3, मैंने एसिड ड्रा कर लिया CH3। और उसके बाद मेरे पास हो गया C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब देखिए इतना पोर्शन तो दोनों में कॉमन चल रहा है। ठीक है, इतना पोर्शन तो दोनों में यहाँ पर कॉमन चल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए इतना पोर्शन कॉमन चल रहा है। ठीक है, तो भाई इतने की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखिए ना, इतने में आपका क्या लिखा हुआ है COH, आप देखिए इतने में भी आपका क्या लिखा है CS। तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन है उसकी वजह से कंपाउंड की एसिडिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो अनकॉमन पार्ट है, जैसे कहीं पर आपके पास एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो, एक आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो वहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस अनकॉमन पार्ट के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर अनकॉमन पार्ट के बाद देखिए दिस इज द मेथिल ग्रुप। ठीक है, अनकॉमन पार्ट के बाद देखो दोनों में COOH हटाने के बाद, दोनों में COOH हटाने के बाद जो अनकॉमन पार्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका मेथिल है। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन भी मेरे पास मैंने प्लस आई में लिखवा रखा है, और जो मेथिल है वो भी मेरे पास प्लस आई इफेक्ट में है। तो पहले तो आप लास्ट पॉइंट का एक स्टेटमेंट मैं देखो रख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए लास्ट पॉइंट में मैंने बता रखा था कि यहाँ पर जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाला आ जाएगा एसिडिटी उतनी कम हो जाएगी। मतलब एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका प्लस आई। ठीक है, ये आपको क्लियर था। अच्छा, प्लस आई में दोनों में लग गया है, मगर प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। मतलब जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो भाई मेरे एसिडिटी को डिक्रीज करता है। और जितना पावरफुल प्लस आई होगा, जितना पावरफुल प्लस आई होगा उतना ही एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो आप जाके अपने, अगर आपने लेक्चर को नोट करा है, आपने समझा है, तो जाके ऑर्डर देखिए। प्लस आई में सबसे पहले हाइड्रोजन था, फिर ड्यूटेरियम था, फिर ट्राइटियम था, फिर कहीं मेथिल का है। मतलब मेथिल का, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा मेथिल का प्लस आई इफेक्ट था। ठीक है, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन के प्लस की आई की बात करूं और मेथिल की, तो मेथिल का भाई प्लस आई ज़्यादा था। तो इस वजह से ये प्लस आई ज़्यादा हुआ ना, तो ये एसिडिक एसिड इज़ द वीकेस्ट एसिड। मतलब फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। किसके कंपेयर में, मेरे पास इन कंपेयर टू एसिडिक एसिड। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास मैं यहाँ पर मेथिल के बदले एथिल कर देता हूँ, ठीक है, तो और अधिक एसिडिटी कम हो जाएगी। अगर मैं इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, बात समझने की कोशिश करना, ये मेरे क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन में नहीं था, मगर मैंने एथिल लगा दिया तो भाई एथिल का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, और बढ़ जाएगा। इस वजह से एसिडिटी जो है वो और डाउन हो जाएगी। मेरे क्वेश्चन में नहीं था, मगर हमारा क्वेश्चन तो केवल इतना गिवन था, मगर मैंने एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया कि अगर मेथिल के बदले एथिल लगता तो एसिडिटी और डाउन हो जाती। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ये बेंजोइक एसिड दिया गया है, देखिए ध्यान से, ये बेंजीन रिंग बनी है, और ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O और ये मेरे पास OH है। ठीक है, दिस इज द बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, और ये मेरे पास एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव का एसिड है, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पर आपकी बेंजीन रिंग है और ये साइक्लोहेक्सिल रिंग है। ठीक है, साइक्लोहेक्सिल, ठीक है, साइक्लोहेक्सिल रिंग है जो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में पूछ रहा भाई कौन सा मेरे पास एसिडिक ज़्यादा है या कौन सा मेरे पास एसिडिक क्या है, कम है। तो देखो यहाँ तो बहुत सिंपल फैक्टर है, इस जगह पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा इस जगह पर, मगर भाई यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डबल लगा हुआ है। अगर मैं बेंजीन वाले कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, बेंजीन का कोई भी कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे आपको,
1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 एंड 4। तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इस तरह का डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं कि जो sp2 वाला होता है वो -i में मोस्टली आता है, sp2 वाला जो होता है मोस्टली -i में आता है, बल्कि sp3 वाला जो होता है sp3 वो तो +i में आ जाता है भाई। sp3 वाला जो होता है उसका -i इफेक्ट बहुत कम होता है, और मेरे पास जो sp2 वाला होता है उसका -i ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पास इस रिंग इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास बेंजीन जो ग्रुप है इसका -i ज़्यादा है, और इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास -i कम है। तो जिसका -i ज़्यादा होगा तो एसिडिटी भी इंक्रीज कर देगा। तो कुल मिला के जो मेरे पास बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी ज़्यादा है इन कंपेयर टू इट्स साइक्लोहेक्सिल डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, या हम लोग परसेंटेज एस करेक्टर के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है ना। sp2 वाला कार्बन का -i ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू मेरे पास sp3। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर मैं 5th लगाने जा रहा हूँ इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th है। देखिए मेरे पास एक सिंपल सा ऐसे चेन बना दिया गया है, C दिया है, यहाँ H लिखा है, यहाँ H लिखा है, यहाँ H लिखा है, फिर यहाँ C लिखा है, यहाँ H लिखा है, यहाँ H, उसके बाद COOH ऐसे लिख सकता है, या फिर इस चीज़ को, ये मेरे पास कंपाउंड A मैंने मान लिया, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है CH3 CH2 COH, ये मेरे पास कंपाउंड A है। अगले वाले में उसने क्या करा है, बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। बीच में उसने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो एक H कम कर लेगा, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल है B है, ठीक है। अब देखिए पहले से दूसरे कंपाउंड में आने में उसने एक H कम कर लिया, ठीक है। तो बीच में डबल बना दिया, एक कंपाउंड B नाम दे दिया इसका। थर्ड वाले में उसने एक H और कम कर लिया तो ट्रिपल बना देगा, यहाँ से H हट जाएगा तो ये कंपाउंड मेरे पास C हो जाएगा। अब इन 3 कंपाउंड्स की एसिडिटी का ऑर्डर मेंटेन करना है कि इसका H फास्ट निकलेगा, जल्दी निकलेगा, कि इसका H ज़्यादा एसिडिक होगा कि इस वाले का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में ये पोर्शन तो तीनों में कॉमन चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पोर्शन तो तीनों में कॉमन चल रहा है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा भाई, डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिए, आप पहला कंपाउंड देखिए, इस वाले कंपाउंड में ये जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये जो कार्बन है भाई हाइब्रिडाइजेशन से एसिडिटी के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी sp3 है। इस वाले में देखिए तो ये वाला sp2 हो गया भाई, डबल बॉन्ड का कार्बन sp2 का होता है, ठीक है। और ये वाला भी मेरा sp2 का है। अगर आप इसकी बात करें तो ये बेटा किसका हो गया, sp। तो आपको अच्छी तरह जानकारी है कि आपको क्या जानकारी है, कार्बन एटम ऑफ sp इसका -i इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू कार्बन एटम ऑफ sp2 एंड इन कंपेयर टू कार्बन एटम ऑफ sp3। कुल मिला के इसके पास -i पावर ज़्यादा होती है और इसके पास -i पावर काफ़ी कम, या बोलते हैं कभी +i पावर ज़्यादा। और हमको पता है कि एसिडिटी के मामले में अगर -i इफेक्ट ज़्यादा है तो उस कंपाउंड की जो एसिडिटी है वो भी ज़्यादा होगी। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ अपने इस क्वेश्चन की, तो ये जो कार्बन sp वाला है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा अपनी तरफ। इस वजह से ये जो H है, ये हाइड्रोजन, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ये विड्रा करेगा मगर काफ़ी कम विड्रा करेगा, तो कम एसिडिक होगा। ये बल्कि विड्रा नहीं करेगा बल्कि उल्टा देगा, तो इसकी जो एसिडिटी काफ़ी कम। तो सबसे कम जो एसिडिक हो गया वो A है, A से ज़्यादा एसिडिक मेरे पास B है, और B से ज़्यादा मेरे पास एसिडिक C है। तो ये मेरे पास हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यही हम लोग एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, मगर हम लोग का जो टॉपिक एसिडिटी का थोड़ा बड़ा खिंच गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। ये एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत लोग पढ़ लेते हैं, फिलहाल देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा मैंने CH3COH, इसका नाम आपको जानकारी में है, एसिडिक एसिड है। फिर मैंने यहाँ का एक H कम कर लिया, एक क्लोरीन लगा लिया, तो Cl, और यहाँ पर हो गया CH2COOH, इसका नाम क्या हो गया, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। मैंने एसिटिक एसिड में एक H हटा करके एक Cl लगा लिया, तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर मैंने 2 Cl लगा लिए, तो इसका नाम हो गया डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। फाइनली मैंने 3 Cl लगा लिए,
तो इसका नाम हो गया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं नाम दे दूंगा ए मॉलिक्यूल, इसको नाम दे दूंगा बी मॉलिक्यूल, इसको नाम दूंगा सी, इसको नाम दूंगा डी। इन चारों कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मैनेज करना है। तो देखिए ये तो ग्रुप सब में भाई कॉमन चल रहा है, COH भाई सब में आ रहा है, तो इसका तो कोई रोल कहीं पर नहीं। इसी की एसिडिटी की बात करनी है, मगर इसकी जो एसिडिटी वो बगल वाले पे डिपेंड करेगी। ठीक, अब CH3 की बात करी जाए तो CH3 इज द प्लस आई ग्रुप। ठीक है, यहाँ Cl लग गया भाई, एक Cl और ये माइनस आई शो करेगा। यहाँ भाई दो Cl लग गए और दोनों ही मेरे पास माइनस आई शो करेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट इज ए टाइप ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का माइनस आई जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ भाई आप देख सकते हैं तीन माइनस आई लगे हुए हैं, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई। तो कुल मिला के आपको जानकारी है कि जो एसिडिक नेचर होता है वो माइनस आई के डायरेक्टली होता है, जो एसिडिटी होती है वो माइनस आई के डायरेक्टली होती है और प्लस आई के इन्वर्सली। तो जितना अधिक माइनस आई ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंड एसिडिक हो जाएगा, और जितने आपके प्लस आई के लगे होंगे उतने ही कम एसिडिक हो जाएगा। तो इन चारों कंपाउंड्स में सबसे कम एसिडिक ए होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक बी होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक सी होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक डी। ये मेरा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या चेंज है, इसमें आप देख सकते हैं तो नंबर ऑफ Cl बढ़ा रहे थे। देखो यहाँ पर 1 Cl था, इस जगह पे 2 Cl थे, यहाँ पर मेरे 3 Cl थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में Cl नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ और देखता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ CH3COOH। ठीक है, हाँ यहाँ पे सबकी Cl की विड्राइंग पावर एक जैसी होगी। हाँ यहाँ पे 3 टाइम्स हो गई है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम। ठीक है, फिर मैंने कर लिया F लगा लिया, F के बाद CH2COH कर लिया, उसके बाद मैंने बस Cl लगा लिया और CH2COH कर लिया। आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों को अरेंज करना है, ये A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है। इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मैनेज कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये एक ग्रुप लगा है, यहाँ पर फ्लोरीन बस एक है और क्लोरीन भी यहाँ एक है, संख्या नहीं इंक्रीज हो गई, नेचर चेंज हो गया। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में नेचर नहीं चेंज हुआ था, संख्या चेंज हो गई थी। Cl1 लगा था, Cl2 लगे थे, Cl3 लगे थे। यहाँ पर क्या है, संख्या तो वही है मगर नेचर बदल गया। तो भाई देखो ये मेथिल तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, फ्लोरीन शो करेगा माइनस आई, क्लोरीन शो करेगा माइनस आई। अब यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन का नेचर डिफरेंट है, फ्लोरीन का जो माइनस आई है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, इस वजह से फ्लोरीन वाला जो होगा, चूँकि इसका मेरे पास माइनस आई ज़्यादा है, इस वजह से इसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। सबसे कम तो ये प्लस आई वाले की होगी, सबसे कम एसिडिक ए होगा, उससे ज़्यादा ये क्लोरीन वाला होगा बी, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा मेरे पास सॉरी ये जो इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ पर, नहीं सही तो लिख रहा हूँ, नहीं गलत हो गया, ए है, ए से ज़्यादा एसिडिक होगा सी, सी से ज़्यादा एसिडिक मेरे पास बी। ये मेरे पास परफेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये आप क्रॉस कर दीजिए, गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन बस ये है, इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या नया है देख लेते हैं। मैंने कार्बन की कोई चेन बनाई, ये कार्बन की चेन है, फिर मेरे यहाँ पर COH लगा हुआ है, इस जगह पे मैंने एक Cl लगा दिया, मॉलिक्यूल का नाम A। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट चेन बनाई, COH लिखा और यहाँ मैंने सेकंड कार्बन पे या थर्ड कार्बन पे B लगा दिया, फिर मैंने लास्ट कार्बन पे B लगा दिया, मतलब Cl लगा, B कह रहा हूँ मैं, Cl लगा दूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास COH हो गया और लास्ट कार्बन पे मैंने Cl लगा दिया। अब देखिए ये मेरे पास मॉलिक्यूल B है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल C है, इन तीनों को अरेंज करना हो मैं वही बगल में अरेंज कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर नेचर भी नहीं बदल रहा है, यहाँ भी देखिए Cl लगा है, यहाँ भी Cl लगा है, यहाँ भी Cl लगा है, और संख्या भी नहीं बदल रही है, यहाँ भी एक Cl है, यहाँ भी एक Cl है, यहाँ भी एक Cl, मगर भाई क्या है, डिफरेंस हो गया पोजीशन का। मैंने आपसे कहा था जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। ठीक है, तो भाई देखिए इस Cl का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये 2 बॉन्ड छोड़ करके है, ये Cl 3 बॉन्ड छोड़ करके तो इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, ये Cl 4 बॉन्ड छोड़ करके है तो इसका प्रभाव और कम पड़ेगा, ये Cl भी माइनस आई का है,
ये Cl भी माइनस आई का है, ये Cl भी माइनस आई का है, सारे Cl माइनस आई के हैं, मतलब ये सब के सब जो हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। मगर इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो ए वाले में पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस इसकी ग्रुप से कम है। बी वाले पे Cl का इफेक्ट थोड़ा और कम हो जाएगा और सी वाले में और कम। तो इनमें जो ऑर्डर बनेगा सबसे कम एसिडिक मेरे पास सी होगा, सी से ज़्यादा एसिडिक मेरे पास बी होगा और बी से ज़्यादा एसिडिक मेरे पास ए होगा। तो ये मेरे पास बनेगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। उम्मीद है आपको ये जितने एप्लीकेशंस बताए गए हैं अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, आपने सारे नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मोस्टली लास्ट लेक्चर हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट का। उसके बाहर से इंडक्टिव इफेक्ट जो है आईटीजी और नीट वगैरह में शायद मुश्किल है, रेयर है पूछा जाए। आप इतना रिवाइज करेंगे, इतना पढ़ेंगे तो कहीं फिर इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा वो नेक्स्ट टाइम में बताएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ठीक है भाई।